अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 3 ए में हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को, उसके वेरियस फैक्टर्स को। हमने डिस्कस किया था इवन एंड ऑड नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, पैकिंग फ्रैक्शन। आज हम उसके दो फैक्टर्स और डिस्कस करेंगे। उसमें पहला है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस पर न्यूक्लियन और दूसरा है न्यूक्लियर शेल मॉडल में मैजिक नंबर्स। लेकिन इन दोनों को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस क्या है या मास डिफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हम मास डिफेक्ट देखते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। रदरफोर्ड की थ्योरी का वर्गीकरण के मुताबिक जो मास ऑफ एन एटम है वो कंसनट्रेट करता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में तो सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। तो यानी मास ऑफ एन एटम जो है वो सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स है, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो नेग्लिजिबल है। अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करें तो ये हमें पता चला कि जो एक्चुअल मास जब मास स्पेक्ट्रोग्राफ के ज़रिए जो डिटरमिन करते हैं वो हमेशा लेस देन होता है, क्योंकि masses ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स, masses ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स और masses ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स जब हम इन तीनों को सम अप करते हैं और फिर जो हमने एक्चुअल मास जो हमने मास स्पेक्ट्रोग्राफ से निकाला हुआ है इन दोनों इसका देखते हैं तो दोनों को कंपेयर करते हैं तो जो एम प्राइम है वो ज़्यादा है एम से। तो ये दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है ना, एम में क्या है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब नेग्लिजिबल है और एम प्राइम में क्या है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने कंसिडर किया हुआ है। इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट कहते हैं, या इसका दूसरा नाम मास लॉस है, या हम इसे मास डिक्रीमेंट कहते हैं। उसके बाद इसका फार्मूला क्या है? मास डिफेक्ट इज इक्वल टू masses ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स। एक एटम में जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, हम सिर्फ एक प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे, जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उनके मासेस, फिर मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स और masses ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ये ज़्यादा है, ठीक है। और इसको हम एम प्राइम से डिनोट करते हैं, माइनस एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ द एटम। एक्चुअल एटॉमिक मास हमने कहाँ से किया था? मास स्पेक्ट्रोग्राफ से हमें पता चला था। इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? मास डिफेक्ट आता है। जब न्यूक्लियॉन्स आपस में कंबाइन होते हैं, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में कंबाइन होते हैं और न्यूक्लियस बनाते हैं, तो ये डेल एम के जितना जो है मास लॉस करते हैं। अब अगर हम इसकी जगह एम प्राइम की जगह जो इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो एम प्राइम की वैल्यू क्या है? एम प्राइम में क्या है कि तीनों के तीनों यानी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के मासेस, तो हम एम प्राइम में क्या है? एम पी यानी प्रोटॉन का मास। अब एक प्रोटॉन का मास की तो हम बात नहीं करें ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बहुत सारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, इस वजह से हमने जेड लिखा है। जेड यानी एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है, शो करता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन यानी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पे जी लिखा है। इसी तरह एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास, और जी जो है वो उसका एटॉमिक नंबर यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ए माइनस जी हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का पता चलता है यहाँ से, तो यहाँ से हमने ए माइनस जी लिख दिया और एम एन उसका मास हो गया। जब हम इनके नंबर को इसके मास के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे के सारे न्यूट्रॉन्स और सारे के सारे प्रोटॉन्स और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो एक एटम में प्रेजेंट है वो हम उधर से हम उनको सम अप करने के बाद हम एम प्राइम निकालेंगे। अब हम इस एम प्राइम की वैल्यू जो है वो हम डेल एम में डाल देते हैं। तो जब हम डेल एम में डालते हैं तो डेल एम इज इक्वल टू एम प्राइम की वैल्यू माइनस एम आ गया। अब हमने किसी भी एटम का जब भी मास डिफेक्ट निकालना है हम डायरेक्ट इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू सारी की सारी पुट करेंगे और हम वहाँ से मास डिफेक्ट निकालेंगे कि न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियॉन जब कंबाइन हुए थे और न्यूक्लियस बना था तो कितना डेल एम जो है वो लॉस हुआ था। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन एटम की। अब हाइड्रोजन एटम का मास क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जेड एम एच जो इक्वल है जेड एम पी प्लस जेड एम ई की इक्वल है, तो हम इसलिए हमने यहाँ पे जेड इंटू एम पी प्लस एम ई की जगह पे डायरेक्ट जेड एम एच डाल दिया। तो यहाँ ये जो है ये हाइड्रोजन एटम का मास डिफेक्ट है। यहाँ पे हम इसकी फर्दर वैल्यू पुट करके और हम इसका मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो हम अक्सर देखते हैं। मास ऑफ वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास इतना होता है 1.007277। मास ऑफ वन न्यूट्रॉन की वैल्यू होती है 1.008665। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है 0.005486। मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस क्या है? इसमें इसका एटॉमिक मास 4 और एटॉमिक नंबर 2 है। इसका कितना है? 4.0026 AMU। मास ऑफ ड्यूटियम न्यूक्लियस कितना है? 2.01471 AMU। और एक हाइड्रोजन एटम का ये मास है।
एवोगैड्रोस नंबर हमें पता है 1 AMU, हमने याद रखना है कि 1 AMU जो है वो इसकी वैल्यू इतनी है केजी में, और जो उसकी एनर्जी है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने की इक्वल होता है? 1.6021 इंटू 10⁻⁻12 अर्ज की इक्वल होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज थी जो हम लोग स्टडी करते हैं या हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस क्या है, या इसका दूसरा नाम है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है। हमने ये मैथ्स इफेक्ट में पढ़ा था कि जब न्यूक्लियॉन्स कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके न्यूक्लियस बनाते हैं, तो कुछ मास लॉस्ट होता है, उस मास को मास इफेक्ट बोलते हैं। दरअसल हमें तो मास नहीं मिलता, मास लॉस हमें तो नहीं दिखाई देता या हमें तो इतना पता नहीं चलता, ये मास जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। ये जो मास लॉस होता है ये ट्रांसफॉर्म्ड होता है इनटू एनर्जी विच इज़ रिलीज इन द प्रोसेस। ठीक है, और ये हमने जो आइंस्टाइन की इक्वेशन पढ़ता है E = mc², वहाँ से हमें पता चला था कि E और m यानी एनर्जी और मास जो है वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। तो यहाँ पे जो मास जो लॉस्ट होता है वो दरअसल मास लॉस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। तो ये जो एनर्जी जो इस प्रोसेस से रिलीज हुआ है, इस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस कहते हैं। The energy released in the process of the combination of the protons and neutrons to form the nucleus is called binding energy of nucleus। ये इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन हो गई कि जितनी भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब आपस में ये कंबाइन करते हैं और एक न्यूक्लियस बनाते हैं, उस न्यूक्लियस को बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, असल में तो मास लॉस होता है, लेकिन वो मास लॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। और जब एक 1 AMU एनर्जी जो मास है वो लॉस होता है, वो कितनी एनर्जी की इक्वल होता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होता है। यानी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो किसकी इक्वल होता है? मास इफेक्ट यानी ΔM मल्टीप्लाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, उसका मास नंबर के साथ क्या रिलेशन है और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है, ये हम देखते हैं एक ग्राफ के जरिए। हमने एक्स एक्सेस पे लिया हुआ है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। एक्स एक्सेस में हमने मास नंबर लिया हुआ है और वाई एक्सेस पे हमने न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है। अब हम ग्राफ से देखें तो ग्राफ में क्या है? स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं है, ये ऊपर को जाते जाते क्या है? थोड़ी सी बेंड हो रही है, तो ये नहीं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इससे हमने क्या क्या कंक्लूजन निकाली हैं? ऐसे हमने ये कंक्लूजन निकाली है, द ग्राफ शोज दैट एज द मास नंबर ऑफ द आइसोटॉप्स इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। नंबर 1 पे आप कंक्लूजन देखिए तो ये स्ट्रेट लाइन पहले शुरू में थी लेकिन बाद में बेंड हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि मास नंबर बढ़ता जा रहा है तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो है वो भी बढ़ती जा रही है। दूसरा क्या है? However, for the isotopes having high mass number, the increase in the magnitude of the nuclear binding energy is small। लेकिन जब मास नंबर ज़्यादा हो गया, यानी ये देखिए मास नंबर जब बहुत ज़्यादा हो गया तो अब थोड़ा थोड़ा ये डिक्रीज वाली साइड पे आता जा रहा है, यानी अब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो है वो थोड़ी बहुत कम होती जा रही है या कांस्टेंट में चेंज नहीं आ रहा जैसे पहले आ रहा था। In case of 2 or more isotopes having same mass number, the nucleus of the isotope having higher value of the B is more stable। यानी एक दो आइसोटॉप्स हैं, उन दोनों का मास नंबर सेम है। अगर दोनों का मास नंबर सेम है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि यहाँ पे 120 पे मास नंबर दोनों का सेम है, लेकिन जिसकी बी वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा और जिसकी बी वैल्यू कम होगी वो लेस स्टेबल होगा। उसके बाद हमने बाइंडिंग एनर्जी को डिस्कस कर लिया कि जब न्यूक्लियॉन्स कंबाइन होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइन होते हैं, वो न्यूक्लियस बनाते हैं, तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या है? नाम से ये जाहिर हो रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी को जब हम डिवाइड करेंगे न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कितने प्रोटॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एक न्यूक्लियस में, तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया? मास इफेक्ट मल्टीप्लाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल थी, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। और उसके बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है हमारे पास? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमारे पास क्या है? एटॉमिक मास है, तो ये हमने पुट कर दिया। अब हम किसी भी एटम की जब हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालनी है तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ जाएगी। वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन विद मास नंबर। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन विद मास नंबर का क्या रिलेशनशिप है और इसका क्या रिलेशनशिप है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी से? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है, अगर वो किसी भी एटम की ज़्यादा है, अगर उसका मैग्नीट्यूड किसी भी एटम का ज़्यादा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो वो जो एटम है, वो जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है,
वो ज़्यादा स्टेबल है। एंड ग्रेटर इज़ द फोर्स होल्डिंग द न्यूक्लियस टुगेदर इन द न्यूक्लियस, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी क्या है कि अगर वो ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियॉन्स जो है वो आपस में एक दूसरे को बाउंड रखे हुए हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है, द लार्जेस्ट वैल्यूज ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। तो बाइंडिंग एनर्जी की अगर लार्जेस्ट वैल्यू है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, तो इससे हमें पता चलेगा कि स्टेबल न्यूक्लियर है कि नहीं है। तो किसी भी एटम की जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगी तो हम कहेंगे वो क्या है, लेस स्टेबल है, और जब ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे वो मोस्ट स्टेबल है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस ग्राफ को। इसका रिलेशनशिप देख रहे हैं हम मैथ नंबर के साथ, तो हमने मैथ नंबर को एक्स एक्सेस पे लिया हुआ है और बाइंडिंग एनर्जी पढ़ने के लिए उनको हमने वाई एक्सेस पे लिया हुआ है। अगर आप देखें तो मैथ नंबर जो है यूजुअली थोड़ा हल्का हल्का इंक्रीज़ कर रहा था तो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ करी थी, लेकिन यूँ ही मैथ नंबर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ करना शुरू हुआ है तो बाइंडिंग एनर्जी पढ़ने के लिए जो वो तो कम होना शुरू हो गई है। तो इससे हमने फर्दर कंक्लूजन निकाली थी। सबसे पहले हमने क्या निकाला था, द वैल्यूज ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द न्यूक्लियस हैविंग वेरी लो मैथ नंबर और वेरी स्मॉल एंड हैज दीज न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। क्योंकि हमने कहा था, पीछे ने कहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिस भी एटम की, जिस भी आइसोटॉप की ज़्यादा होगी तो वो स्टेबल न्यूक्लियाई होगा, वो स्टेबल एटम होगा। तो अब अगर हम देखें ये लाइटर न्यूक्लियस की देखें, जैसे कि हाइड्रोजन की देखें, तो अब ये क्या, हाइड्रोजन जो है वो उसका मास नंबर कम है लेकिन उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी तो बहुत कम है ना, तो इस वजह से ये बहुत अनस्टेबल होता है और इस अनस्टेबिलिटी की वजह से ये स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेगा और इस वजह से इसके नज़दीक चाहे ये हाइड्रोजन का कोई कौन सा भी आइसोटॉप क्यों नहीं है, यानी हाइड्रोजन चाहे प्रोटियम है, चाहे ड्यूटियम है, चाहे ट्राइटियम है, तीनों में से कोई भी आइसोटॉप है वो अपने इर्द गिर्द कोई भी अपना आइसोटॉप देख के फ्यूजन रिएक्शन कर देगा। यानी हाइड्रोजन के बाकी जितने भी लाइटर न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर कम है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम है, इस वजह से वो अब एक दूसरे के साथ मिल के क्या करेंगे, फ्यूजन रिएक्शन करेंगे और फ्यूजन रिएक्शन के बाद जो हमारे पास जो डॉटर न्यूक्लियाई या डॉटर न्यूक्लियस जो हमें मिलेगा वो हमारे पास क्या होगा, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस होगा। उसके बाद दूसरा हमने कंक्लूजन क्या निकाला, द न्यूक्लियाई हुज मास नंबर आर मल्टीपल ऑफ 4 हैविंग इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स शो अ रैपिड इंक्रीज इन देयर वैल्यूज। अब इन्होंने कहा था कि जब बढ़ते जा रहे हैं अब मैथ नंबर जिसका यानी मैथ नंबर मल्टीपल ऑफ फोर का मतलब क्या है, यानी इनमें 4 का टेबल्स आता है तो उनमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। और हमने ये पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई जो मौजूद हैं उनमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाया जाता है। तो अगर हम हीलियम का देखें तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका 2 ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और 2 ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, यानी इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो इस वजह से इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है और इसी वजह से ये क्या है, स्टेबल है। और इसी वजह से जितने भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स यानी रेडियोएक्टिव रिएक्शंस में जो रिलीज़ होते हैं वो अल्फा न्यूक्लियाई रिलीज़ होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। उसके बाद एट मास नंबर 56, अगर हम 56 देखें, 56 मास नंबर किसका होता है, आयरन का है। आयरन की सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, यानी सबसे ज़्यादा जो स्टेबल न्यूक्लियस है वो क्या है, आयरन है और उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, 8.52 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यही है और इसी वजह से इसकी वैल्यू भी जो है वो यानी नेचर में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। The plot for the nuclei having mass number in the range 60 to 80 is almost flat, which means that its value don't change so much. अगर हम आगे देखें ये 56 का था, उसके बाद ये अगर हम 60 to 80 का देखें तो ये तकरीबन कांस्टेंट ही है, यानी इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब यानी ये अनस्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। लेकिन जो हम ज़्यादा बढ़ते जाए मास नंबर हम बढ़ते गए, जैसे कि यूरेनियम का देखो, यूरेनियम का मास नंबर 235 है तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है और वो क्या है, 7.1 है और इसी वजह से ये बहुत ही अनस्टेबल है। और इसी वजह से जब इसे कोई भी न्यूट्रॉन जो है इसके साथ हिट करता है, बम्बार्ड हम इसे कराते हैं यूरेनियम 235 में, तो फिशन रिएक्शन हो जाती है और जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई मिलेंगे वो क्या होंगे, स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे। उसके बाद हम लोग न्यूक्लियर शेल मॉडल को डिस्कस करते हैं। मैजिक नंबर, ये मॉडल क्या था, ये मॉडल प्रपोज किया था मारिया मेयर ने, विग्नर ने और जेंसन ने 1963 में। इस मॉडल के मुताबिक क्या था, इस मॉडल के मुताबिक ये था जितने भी न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन प्रेजेंट है, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं वो खुद
ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, यानी एक प्रोटॉन जो है वो खुद एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है विद इंडिपेंडेंटली, यानी वो किसी साथ वाले प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पर डिपेंड नहीं कर रहा कि वो मूव करेगा तो मैं करूँगा, नहीं, ये इंडिपेंडेंटली आज़ादाना मूव कर रहा है एक न्यूक्लियस के अंदर ही, अपने न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियॉन जो है वो अब ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। ये इन्होंने इस मॉडल को क्या कहा था, इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल कहा था या सिंगल पार्टिकल मॉडल कहा था। और इसके बाद दूसरे पॉइंट क्या कहा था, ईच न्यूक्लियन इज एक्टेड अपॉन बाय एन एवरेज फील्ड प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ अदर न्यूक्लियॉन्स। इन हर न्यूक्लियन, क्योंकि हर न्यूक्लियन जो है यानी हर प्रोटॉन और हर न्यूट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो ये एक फील्ड होगी, एवरेज फील्ड, वो एक फील्ड में जो है वो उस फील्ड के अंदर यानी उस अहाते में रह के ऑर्बिट्स में मूव करेंगे। The neutrons as well as protons pairs among themselves in the nucleus, and these paired nucleons are packed into separate shells within the nucleus. क्योंकि हर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, और इसी तरह हर न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स आपस में पेयर अप कर लेते हैं, आपस में पेयर अप हो जाते हैं, कंबाइन करते हैं, और एक शेल में यानी न्यूक्लियस के अंदर ही शेल्स में जो है वो पेयर अप हो जाते हैं। इन शेल्स को न्यूक्लियर शेल कहा जाता है, और इन न्यूक्लियर शेल में स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, इनको हम फील्ड शेल भी कहते हैं। अब ये जो अगर ये स्पेसिफिक नंबर जो है 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 हैं, तो हम इनको मैजिक नंबर्स कहते हैं। हम इनको मैजिक नंबर क्यों कहते हैं, किसी भी एटम में उसके न्यूक्लियस में फर्दर उसके न्यूक्लियर शेल में अगर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये हैं, यानी किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर इन मैजिक नंबर्स पे लाई कर रहे हैं, यही आते हैं, तो वो क्या है, वो न्यूक्लियाई जो है वो वेरी स्टेबल है। उसके बाद अब ये स्टेबिलिटी क्यों होती है, यानी ये न्यूक्लियाई में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं ये स्टेबल क्यों हैं, यानी अगर ये मैजिक नंबर्स जो हैं 2, 8, 20, 28 जो थे, ये अगर किसी भी न्यूक्लियाई के या न्यूक्लियस के इतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते हैं तो वो स्टेबल हैं। क्यों, These nuclei are found in greater abundance in nature as compared to other isotopic forms of the same element. नंबर 1 ये है कि ये न्यूक्लियाई यानी जिन न्यूक्लियाई में ये वाले जो मैजिक नंबर्स हैं ऐसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जिन न्यूक्लियाई में, वो ज़्यादा नेचर में पाए गए हैं एज कम्पेयर टू अदर आइसोटॉपिक फॉर्म्स। और इसी तरह दूसरा क्या है, दीज न्यूक्लियाई कांट कैप्चर अ न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन को कैप्चर नहीं कर सकते, न्यूट्रॉन को कैप्चर नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि अनस्टेबल्स होते हैं वो न्यूट्रॉन को कैप्चर कर सकते हैं, और न्यूट्रॉन को कैप्चर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियॉन जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इस वजह से न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा इनके अंदर नहीं आ सकता। और इन दोनों रीज़न की वजह से हम कहते हैं कि कोई भी न्यूक्लियर जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उन मैजिक नंबर मिलाए करते हैं, तो क्या है कि वो न्यूक्लियर जो है वो स्टेबल होता है। अब फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, सिंगल मैजिक नंबर न्यूक्लियर, डबल मैजिक नंबर न्यूक्लियर, सेमी मैजिक नंबर न्यूक्लियर। सिंगल मैजिक नंबर न्यूक्लियर में क्या है, सिंगल मैजिक नंबर न्यूक्लियर में ये होता है कि या तो किसी भी न्यूक्लियस का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दोनों में से कोई एक जो है वो इन मैजिक नंबर मिलाई करता है, तो हम कहेंगे सिंगल मैजिक नंबर न्यूक्लियर। जैसे कि हम ऑक्सीजन का आइसोटॉप देख लें 17, 8। अब हम इसका देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है 9, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 जो है वो लाई कर रहा है मैजिक नंबर पे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लाई नहीं कर रहा है, तो सिर्फ एक जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन लाई कर रहा है, तो ऐसे जो न्यूक्लियाई हैं हम इनको कहेंगे सिंगल मैजिक नंबर न्यूक्लियाई। और डबल मैजिक नंबर न्यूक्लियाई कौन से होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों के दोनों जो है वो मैजिक नंबर में लाई कर रहे हैं, तो हम उनको डबल मैजिक नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कहेंगे, ठीक है। इसमें जैसे हीलियम आ गया, अब हीलियम जो है 2 ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, 2 ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और दोनों के दोनों मैजिक नंबर है, तो ये डबल मैजिक नंबर न्यूक्लियाई हो गया। और सेमी मैजिक नंबर न्यूक्लियाई, सेमी का मतलब हाफ, यानी मैजिक नंबर जैसे 2 और 8 है और इनके दरमियान 6 आता है, तो अगर किसी भी न्यूक्लियस में उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनके दरमियान वाली कैटेगरीज में आ जाते हैं, ठीक है, यानी मैजिक नंबर बिल्कुल मैजिक नंबर की तरह नहीं है, बल्कि उनके दरमियान में अगर आ जाते हैं तो वो सेमी मैजिक नंबर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। ये आज का लेक्चर था, थैंक यू सो मच।